स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री, लेसन 6, वीडियो 6, भगत सिंह और उनके साथियों की विचारधारा। दूसरा चरण हम पढ़ रहे हैं क्रांतिकारी विचारधारा का। ये जो दूसरा दौर है, इसके जो क्रांतिकारी थे वो केवल ब्रिटिश जो राज है, ब्रिटिश राज जो है उसकी केवल समाप्ति हो जाए उससे संतुष्ट नहीं थे। ब्रिटिश राज की समाप्ति से यही केवल एकमात्र उद्देश्य नहीं था, उनका क्या मानना था कि क्रांति जो हम कर रहे हैं उससे एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना हो, जिसमें ठीक ठाक सब जीवन जी सके। शोषण मुक्त जीवन या समाज की जो है स्थापना हो, ये उनका मानना था। और इसके लिए वो जनता की भूमिका को अधिक मानते थे। जनता की भूमिका को इस काम के लिए अधिक मानते थे और शस्त्रों की भूमिका को सीमित समझते थे। शस्त्रों को इस काम में वो सीमित समझते थे। ये दूसरे दौर की क्रांतिकारी की विचारधारा के जो लोग थे उनकी विशेषता थी। भगत सिंह इसमें मुख्य और दूसरे सलाहकार जो सिद्धांतकार थे वो थे भगवती चरण वोहरा। इन्होंने HSRA, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी, जो आज़ाद जी के द्वारा स्थापित हुई थी। विशेष रूप से आज़ाद जी किताबों को दूसरों से पढ़वाकर सुनते थे, उन पर चर्चा करते थे, प्रतिक्रिया देते थे। बम का दर्शन एक पुस्तक लिखी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, द फिलोसफी ऑफ द बम, ये भगवती चरण वोहरा ने लिखी थी चंद्रशेखर के कहने पर। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों के विचारधारा के जो निम्नलिखित पक्ष जो विशेष रूप से मुख्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साम्राज्यवाद से मुक्ति, एक समान इच्छा थी क्रांतिकारियों में, दृढ़ इच्छा थी कि भारत को जो है गुलामी से, अंग्रेजों से मुक्त करवाया जाए। अन्य नारों के साथ ये क्रांतिकारी अदालत व अदालत से बाहर, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाते थे। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे भी ये लोग लगाते थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने मुकदमों के दौरान अंग्रेजों की तथाकथित न्याय प्रणाली को नंगा करते हुए चमनलाल के शब्दों में पूरी दुनिया के सामने यह वास्तविकता उघाड़ कर रख दी कि ब्रिटेन एक शोषक, दमनकारी, उपनिवेशवादी शासन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चमनलाल के शब्दों में अगर हम कहें तो क्या दुनिया को आईना दिखाया कि ब्रिटेन जो अपने आप को बहुत अच्छा सच्चा कहता था, वह क्या है, केवल एक शोषक, दमनकारी, उपनिवेशवादी शासन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जेपी सैंडर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारियों ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए एक पर्चे में भारत में अंग्रेज सरकार को संसार की सबसे, एक पर्चा जो है छापा इन्होंने, एक पर्चे में उन्होंने अंग्रेज सरकार को संसार की सबसे अत्याचारी सरकार उसमें बताया। सैंडर्स की हत्या के बाद ऐसा ही पर्चा निकाला गया था, पंफलेट। दूसरा बिंदु है क्रांति के प्रति वचनबद्धता। भारत को अंग्रेजी राज से मुक्त करवाने के साथ साथ क्रांतिकारी की वचनबद्धता क्रांति द्वारा सामाजिक परिवर्तन करने की थी। कैसा परिवर्तन? सामाजिक परिवर्तन करने की प्रतिबद्धता थी कि करेंगे ये। उनके इस निश्चय की अभिव्यक्ति इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे,
ऐसे नारों में भी स्पष्ट झलकती थी। वे क्रांति को कोई रोमांचकारी घटना नहीं मानते थे। उनके विचार जो थे क्रांति के बारे में काफ़ी परिपक्व थे, मतलब उन्होंने सोच समझ के निर्णय लिए थे, काफ़ी सोच समझ के ही विचारधारा को अपनाया था। वे क्रांति को मानव जाति का अत्याज्य, मतलब जिसको त्यागा नहीं जा सकता, मानव जाति का ऐसा अधिकार वो क्रांति को मानते थे। उनका कहना था कि स्वाधीनता सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। वे प्रकृति और मानव समाज दोनों में होने वाले परिवर्तनों को क्रांति मानते थे। घोषणा पत्र जो था इनका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का, उसमें घोषणा क्या की गई थी 1929 में एक स्पष्ट किया गया था। उसमें कुछ घोषणा करते हुए क्या स्पष्ट किया गया था, क्रांति एक ऐसी घटना है जो प्रकृति को प्रिय है, जिसके बिना न तो प्रकृति में और न ही मानवीय मामलों में कोई प्रगति हो सकती है। क्रांति भले ही ईश्वर विरोधी हो किंतु मानव विरोधी नहीं है। मानव विरोधी नहीं है क्रांति का मानव को लाभ अवश्य ही मिलेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भगत सिंह और उनके साथी क्रांति को न तो सरफरोशी का कोई सिद्धांत मानते थे, न ही मायूसी से पैदा हुआ दर्शन मानते थे। कुछ लोग कहते थे मायूसी से पैदा हुआ दर्शन नहीं था। यहाँ वहां चंद बम फेंकना, गोलियां चलाना, बिना समझे सोचे हत्या, आगजनी मुहिम चलाना, यह भी क्रांति नहीं थी। बिना सोचे समझे ये जो इस प्रकार की घटनाएं करना, गोली चलाना, हत्या करना, ये क्रांति नहीं थी उनके हिसाब से, बल्कि वो क्रांति के लिए हथियारों से अधिक क्रांतिकारी समझ और विचारों पर जोर देने लगे थे। भगत सिंह ने लाहौर उच्च न्यायालय में भी एक बार जोर देते हुए कहा था, पिस्तौल और बम क्रांति नहीं लाते, बल्कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर ही पैदा होती है। तो समाज में पूर्ण परिवर्तन के माध्यम से अंततः विदेशी और भारतीय दोनों प्रकार के पूंजीवाद को समाप्त करना है, ये इनका एजेंडा था। सर्वहार तानाशाही की स्थापना की बात ये क्रांतिकारी कर रहे थे। तीसरा बिंदु है समाजवादी गणतंत्र की स्थापना। वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें राजनीतिक और आर्थिक शोषण संभव न हो, बल्कि सबकी क्या हो, सामाजिक बराबरी हो, सब सामाजिक रूप से बराबर हो। अर्थात वे समाजवादी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। यह जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था, गहन अध्ययन और चर्चाओं के बाद तय किया गया था। उन्होंने अपने दल हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का जो नाम है वो बदलकर, पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी थी, उसके बाद इनका नाम जो है सोशलिस्ट, इसमें शब्द जोड़ा गया था। दिल्ली में इनकी एक बैठक होती है, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया उसमें 1928 10 सितंबर। जोड़ा इन्होंने। अपने दल के नाम में सोशलिस्ट मात्र दिखावे के लिए नहीं डाला गया था। यह इन क्रांतिकारी विचारों में निरंतर जो ये परिणाम आया, निरंतर परिवर्तन जो है, विकास और विचारधारा में प्रगति का जो है कारण था। अपने इस नाम के अनुरूप उन्होंने अपना राजनीतिक उद्देश्य समाजवाद की गणतंत्रता की स्थापना जो है किया। रेल, परिवहन, संचार, इस्पात, उनका मानना था रेल है, इस्पात है, जो भी बड़े उद्योग हैं, बड़े जो भी काम हैं, उन सब का क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए।
और छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं उनके लिए सहकारी संघ बनाए जाए। ये उनका सुझाव था। पंजाब व संयुक्त प्रांत में, पंजाब व संयुक्त प्रांत में जो युवा क्रांतिकारी थे वो इसमें काफी रुचि ले रहे थे। योगेश चंद्र चटर्जी 1924 तक समाजवाद के समर्थक बन चुके थे। योगेश चंद्र चटर्जी काफी बड़े समर्थक इसके बन चुके थे। भगवती चरण और सुखदेव ने भी, भगवती चरण और सुखदेव ने भी इस दिशा में अध्ययन शुरू कर दिया था। गहन अध्ययन उन्होंने रुचि ली इसमें। 1927-28 में भगत सिंह का विचारधारात्मक विकास बहुत तेजी से हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी समाजवादी बौद्धिकता को विकसित करने का अधिक समय जेल जीवन, जो जेल जीवन था भगत सिंह का, उसमें इनकी परिपक्वता बहुत ज्यादा आई। उसमें उनकी जेल नोटबुक, जेल जो नोटबुक है जो अब प्रकाशित हो चुकी है, को पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने कितने ही लेखकों और चिंतकों का गहन अध्ययन किया था। राजा राम शास्त्री का मानना है कि भगत सिंह इस गहन अध्ययन के चिंतन स्तन पर मार्क्सवादी विचारधारा को अपना चुके थे। बहुत से लेख और उन्होंने जेल में पुस्तकें लिखी। इनमें 4 मुख्य थी: ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, दी डोर टू डेथ, द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया, द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये पुस्तकें इन्होंने लिखी। इनकी पांडुलिपियां खो गई और ये प्रकाशित नहीं हो सकी। चौथा बिंदु है सामाजिक समानता। भारत के इन क्रांतिकारियों ने केवल राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ही विचार रखे, धार्मिक और सामाजिक समस्याओं पर भी, जो धार्मिक और सामाजिक जो समस्याएं थी उन समस्याओं पर भी जो नौजवान भारत सभा की मीटिंगें होती थी, उन मीटिंगों में चर्चा उन चीजों के ऊपर होती थी। उदाहरण के लिए नौजवान भारत सभा की अमृतसर कॉन्फ्रेंस 1928, अमृतसर कॉन्फ्रेंस या एक सम्मेलन जो भी आप कहें इसको, में सांप्रदायिकता और धर्म की समस्या पर भगत सिंह और उनके साथियों में जमकर विचार विमर्श हुआ। तदुपरांत भगत सिंह ने कीर्ति समाचार पत्र में एक लेख लिखकर जन एकता के ठोस सुझाव दिए। कीर्ति समाचार पत्र में लेख लिखकर जन एकता पर ठोस सुझाव भगत सिंह जी ने दिए। उन्होंने कहा, हमारी आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजी चुंगल से छुटकारा पाने का नाम नहीं है। आजादी का मतलब केवल अंग्रेजी चुंगल से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है जब लोग परस्पर घुल मिलकर रहेंगे, दिमागी गुलामी से आजाद हो जाएंगे। कौन सी गुलामी से? दिमागी गुलामी से आजाद हो जाएंगे, तब हम समझेंगे कुछ हुआ। इस प्रकार अन्य लेख में उन्होंने राजनीति और धर्म को अलग अलग रखने अर्थात धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को सहज रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा, यदि धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सभी इकट्ठे हो सकते हैं, धर्मों में चाहे हम अलग अलग ही हो। तो जो धार्मिक सांप्रदायिकता जो फैलाते थे या इस तरह की जो चीजें करते थे, उनकी तीखी जो है भर्त्सना या आलोचना जो है तो भगत सिंह ने की है। भगत सिंह व उसके साथी जाति आधारित भेदभाव के भी सख्त विरोधी थे।
वर्ण और जातियों में विभक्त हिंदू समाज प्रणाली में पनपी छुआछूत पर उन्होंने तीखा प्रहार किया। समाज में जिन कामगर जातियों को छूत माना गया उन्होंने आह्वान किया कि उन सबको साथ लेकर चला जाए। हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं। भगत सिंह ने लिखा, पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। गरीबी और गुलामी का असली कारण क्या बताया उन्होंने? पूंजीवादी सिस्टम। उसके बाद उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन आप पढ़ेंगे, उसमें क्या है, हिंदुस्तान जो शुरू में क्या बना था आपको मैंने बताया था, रिपब्लिक एसोसिएशन और काकोरी षड्यंत्र। अक्टूबर 1924 कानपुर में जो है संगठन बनाया जाता है। सचिंद्र नाथ सान्याल, चटर्जी, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में, और ये काकोरी षड्यंत्र को अंजाम देते हैं, लूटते हैं एक ट्रेन को। इसमें सजा भी हो जाती है, चंद्रशेखर आजाद इसमें बच जाते हैं। नौजवान भारत सभा पंजाब में जो है बनाई गई थी, क्रांति के विचारों को फैलाने और आदर्शों को पूरा कराने के लिए। भगत सिंह इसमें मुख्य सदस्य थे। प्रचार मंत्री इसके भगवती चरण वोहरा थे और रामकिशन जो है इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1929 में जो है इसका काम चलता है। तो ये आप थोड़ा डिटेल में स्वयं पढ़ लेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में अगला कार्यक्रम देखेंगे।